वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं या फिर कोई रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना। रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसके द्वारा हम कौन से वो स्टेप्स है जो फॉलो करके रिसर्च शुरुआत से आखिर तक करेंगे, इसका एक आउटलाइन हम तैयार करता है। एक रिसर्च के सक्सेसफुल होने की सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है उसका रिसर्च डिज़ाइन। जितना बेहतर रिसर्च डिज़ाइन होगा उतना बेहतर आउटकम आने की संभावना होती है, यानी कि आपका रिजल्ट कितना वैलिड और रिलायबल होगा ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर। आज के क्लास में इसी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम जानेंगे। पहले देखेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसके 10 स्टेप्स के बारे में जानेंगे, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन में कोई भी रिसर्च करने के वक्त कौन से वो 10 स्टेप्स है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा ही आप जानोगे कि रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर फिर हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। ये सारे चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जो हम एक्चुअल रिसर्च करने से पहले प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं, यहाँ पर कौन से वो चीज़ें हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके आखिर तक रिसर्च करेंगे, ये सारे चीज़ें इस रिसर्च डिज़ाइन में लिखी जाती है। अब इस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर आप कोई रिसर्च करना चाहती हो, मान लो हम कोई एक खूबसूरत शहर का एजुकेशन सिस्टम के बारे में या फिर एजुकेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में रिसर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पहले एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो रिसर्च है ये बहुत टाइम ले लेगा और यहाँ पर रिसर्च के बीच में हमें बहुत सारे दिक्कत हो सकती है। जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तब भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिकली नहीं है। यानी कि हमारे लिए पहले एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके फुट स्टेप पे हम एक एक करके अलग अलग स्टेप्स को कवर करते जाएंगे और हमारा रिसर्च हम कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड आउटलाइन होता है जिसके द्वारा हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये बेसिकली एक प्लान होता है जिसके द्वारा हमारा रिसर्च कंप्लीटली किया जाता है। जब भी कोई रिसर्च किया जाता है ये बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस यानी कि आप जब भी कोई एक रिसर्च करते हो तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, यानी कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पर बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जब स्टार्ट होता है तो हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि हम कौन सी थीम के ऊपर रिसर्च करेंगे। फिर हम यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज़ करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सी जगह पर क्या मटेरियल अवेलेबल है ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। ये सारे स्टेप्स हम बिगिनिंग से लेकर कंक्लूजन तक बहुत सारे रिसर्च स्टेप्स से होकर हमें गुजरना पड़ता है। इस वजह से भी रिसर्च डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो हमारे लिए वक्त को भी बचाता है और हमारे रिसर्च को एक वैलिड बनाता है और इसको रिलायबल भी बनाता है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एक रिसर्च कंडक्ट करने से पहले। अब देखते हैं 10 स्टेप्स इन रिसर्च डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये 10 रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स को ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसको रट्टा मार लो या फिर समझ के इसको याद कर लो। आप जितने दिनों तक सोशियोलॉजी पढ़ोगे या फिर रिसर्च के बारे में पढ़ोगे
तब तक आपको ये सारे स्टेप्स ज़रूर याद होने चाहिए। आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ये स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो 10 स्टेप्स है हर बुक में सेम नहीं होते हैं, सेम लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन जनरल ये जो 10 स्टेप्स है इसी तरीके से सिस्टमैटाइज किया जाता है। पहले हम मान लेते हैं कि हम कोई रिसर्च करने वाले हैं, हम कश्मीर के जो भी बच्चे हैं उनका एजुकेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में रिसर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला काम होगा डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। हम रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे। फिर है रिव्यूइंग द लिटरेचर, हमारे पास कौन से वो लिटरेचर के चीज़ें हैं, कौन से बुक्स अवेलेबल है इस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, और भी कौन से वो स्कॉलर्स जिन्होंने काम किया है, ये सारे लिटरेचर को हम रिव्यू करेंगे, इकट्ठा करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर आइडेंटिफाइंग द यूनिवर्स एंड यूनिट ऑफ स्टडी, यहाँ पर हमारा यूनिवर्स यानी कि हम कौन सी जगह पर रिसर्च करने वाले हैं, हमारा यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगा। जैसे हमने पहले ही बताया है कि हम रिसर्च करने वाले हैं कश्मीर के जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर, वो उनका एजुकेशन से क्या फायदा हो रहा है इसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो हो जाएगा, जो कश्मीर के जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे हमारा रिसर्च का यूनिवर्स, और हमारा यूनिट का स्टडी भी वही लोग हो जाएंगे। फिर हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल को, कौन से वो वेरिएबल है जिसको हमें स्टडी करना है। यानी कि कश्मीर में जो भी लोग हैं हर किसी को तो हम स्टडी नहीं करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, वो वेरिएबल क्या होंगे उनको हम पहले देखेंगे और एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना यानी कि हम पहले से ही एज्यूम कर लेंगे कि हमारा आखिर में क्या रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर बेस करके ही हम उसको सही या फिर गलत ठहराने के लिए रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो कश्मीर के बच्चे हैं उनसे एजुकेशन से उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और लाइफ में उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोथेसिस। फिर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टेक्निक्स एंड मेथड, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद हम रिसर्च टेक्निक और मेथड को सिलेक्ट करेंगे, कौन से मेथड के द्वारा हम रिसर्च करेंगे, कौन से वो टेक्निक्स है, टूल्स है, ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च। अब इसको हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर में बांध लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको जो भी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, रिसर्च से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सारे चीज़ों को, ये सारे चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, किस तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से वो स्टैंडर्ड मेजर है जो हमें अपनाना है, ये सारी चीज़ें हमें सही ढंग से इकट्ठा कर लेंगे। हमारा रिसर्च के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम सिस्टमेटिकली स्टैंडर्ड पोजीशन पे रख लेंगे। फिर आएगा हमारा पायलट स्टडी, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड अदर मेथड। पायलट स्टडी यानी कि एक ऐसा स्टडी जहां पर हम रिसर्च करने से पहले एक छोटे जगह पर इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा जो भी मेथड्स है, टूल्स है, टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें सही से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, ये हम एक छोटे जगह पर करने वाले हैं। जैसे कश्मीर का कोई भी एक छोटा गांव ले लेंगे, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके ऊपर हम एक छोटा सा रिसर्च करेंगे जिसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। यानी कि छोटा एक सैंपल में हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो भी टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स है, ये सारे चीज़ें सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फिर अगर हम देखते हैं कि पायलट स्टडी में सारी चीज़ें सही है तो हम आगे के स्टेप में जाएंगे जहां पर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। जो भी बच्चे हैं हर किसी बच्चे से हम जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे। हमारा रिसर्च में जो भी लोग जुड़े हुए होंगे वो सारे लोग जाकर बच्चों से डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर है एनालाइजिंग डाटा, ये सारे जो डाटा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे, इसको हम देखेंगे, इसको हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज करेंगे या फिर क्वांटिटेटिव मेजर यूज करके इस डाटा को एनालाइज करेंगे। फिर हम आखिर में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, यानी कि ये जो डाटा है एनालाइज करने के बाद जो डाटा हमें मिला है इसको हम इंटरप्रिट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन के द्वारा बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है, इसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आखिर में एक रिपोर्ट लिखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या निकला है इस रिसर्च के बाद।
अब ये जो स्टेप्स है इनको आपको इसी तरीके से सिस्टमेटिकली 1 से 10 तक याद रखना होगा। आप जितना ज्यादा हो सके इसको बार बार रिपीट करके पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब ये जो स्टेप्स है इनको हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। अभी ने हमने ऑलरेडी पता लगा लिया है कि क्या क्या स्टेप्स है, लेकिन फिर भी इसके रिलेटेड हमें कुछ नोट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्जाम में हमें इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने को भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम एक एक करके स्टेप्स को और भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेप है वो है हमारा डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम कोई रिसर्च करेंगे तो हमें पहले रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हमें एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमारा इशू क्या है, हम कौन सी चीज को स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम कश्मीर में अगर सिर्फ बच्चों की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे से तो हम डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी बच्चा स्कूल में जा रहा है, जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे जाकर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा रिसर्च प्रॉब्लम पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि हम जो भी स्कूल जा रहे हैं बच्चे हैं उनका एजुकेशन से क्या फायदा हो रहा है वो हम चेक करने वाले हैं। यहां पर क्लियरली हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा रिसर्च प्रॉब्लम को। यहां पर ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन से होने चाहिए जिसको आंसर हमें करना चाहिए, कौन से वो रिजल्ट है जो हम चाहते हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से ही जानना होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमें रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। हम एक प्रिसाइज क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम पहले अगर डिफाइन कर पाएंगे तो हमारा रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद होगा। अगर हम हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन गलत भी हो सकता है, हमारा फोकस इधर उधर घूम भी सकता है। इस वजह से हमें एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की जरूरत है। फिर है रिव्यूइंग द लिटरेचर। अब लिटरेचर में हमारा जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है इसके ऊपर पहले कौन से स्कॉलर है जिन्होंने काम किया है, या फिर इसके आसपास और भी जो शहर है, जगह है, वहां पर इस तरीके का क्या स्टडी हुआ है, ये सारे लिटरेचर हमें इकट्ठा करने होंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। उन्होंने किस तरीके से रिसर्च किया था, उनको क्या रिजल्ट मिला था, उनको कौन से वो प्रॉब्लम से गुजरने पड़ी थी, ये सारी चीज़ें हम लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। अगर हमने लिटरेचर को रिव्यू कर लिया अच्छी तरीके से तो जो भी गैप है हमारा रिसर्च में, जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हमें पहले से पता होगी, हमें कुछ नॉलेज हो जाएगा कि रिसर्च किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसका क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता चल जाएगी और एक हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। रिसर्च को लेकर हमारा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार होने के वजह से हमें एक सारी चीज़ें एक डिफाइंड तरीके से मिल जाएंगी और सारी चीज़ें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन सी जगह पर हम कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी पता होती चले जाएगी और हम ये सारी चीजों को बाद में जो भी रिसर्च कंडक्ट करेंगे वहां पर यूज कर पाएंगे। फिर है आइडेंटिफाइंग द यूनिवर्स एंड यूनिट ऑफ स्टडी। यहां पर हम जिनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी वो जगह है, कौन सा हमारा यूनिवर्स होगा जिस पे हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। जैसे हम कश्मीर के बच्चों के ऊपर रिसर्च करेंगे यानी कि वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्स और जो भी बच्चे हैं वो है हमारा यूनिट ऑफ स्टडी। यहाँ पर इस चीज़ को हमें पहले से क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यूनिवर्स बिगड़ गया यानी कि हम कश्मीर के बच्चों से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली के बच्चों से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जम्मू के बच्चों से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा रिलेवेंट नहीं रहेगी। इस वजह से हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा यूनिवर्स कौन सा है और हमारा यूनिट ऑफ स्टडीज कौन है। फिर हम करेंगे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना किसी भी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बाद के क्लासेस भी देखोगे तो वहां पर देखोगे कि हाइपोथेसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। अब हाइपोथेसिस एक ऐसा चीज है, यहां पर एक ऐसा थ्योरी होता है जो हमें पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है हम जब पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं तब इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। हम एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं
हमारा रिसर्च प्रॉब्लम और लिटरेचर रिव्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद हम हमारे वेरिएबल्स जो है, जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारा रिसर्च में, हाइपोथेसिस में, उन सारे चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इस वजह से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है, जहां पर हम हमारे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करके उनको मेजर करते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस है ये हमें एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या फिर प्रेडिक्शन देता है कि हमारा रिसर्च कंडक्ट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये हमें एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन बताता है। इसके वजह से हाइपोथेसिस जितना ज्यादा आपका बेहतर होगा, उतना ज्यादा आपको रिसर्च करने में मदद भी मिलेगी। फिर है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टेक्निक्स एंड मेथड। हमारा रिसर्च टेक्निक्स और मेथड को हमें लेना होगा। यहाँ पर हम कौन सी रिसर्च मेथड को यूज करने वाले हैं, कौन से टेक्निक्स है जिनको हम यूज करने वाले हैं। जैसे हम कंपैरेटिव मेथड यूज करेंगे, हिस्टोरिकल मेथड यूज करेंगे, इवोल्यूशनरी मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे ये पहले हम चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम इंटरव्यू मेथड या फिर फोकस ग्रुप, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, कौन सी मेथड को यूज करेंगे पहले से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और हमारा टेक्निक क्या होगा, कौन से टेक्निक्स को यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये सारे चीजें हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, पहले से ही सिलेक्ट करके रख देंगे। फिर होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। अभी तक हमने जो भी 5 चीजें देखी है, जो भी 5 स्टेप्स देखी है, उन सारे चीजों को हम इकट्ठा करके इनको हम जब रिसर्च में ले जाएंगे तो इसको हमें एक सिस्टमेटाइज फॉर्म में रखना होगा। हमें एक स्टैंडर्ड तरीके से प्रोसीड्यूर और इंस्ट्रूमेंट को यूज करना होगा ताकि हमारा कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी मेंटेन हो सके। यहां पर हमें कुछ प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को यूज करना होगा। किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारा रिसर्च का कौन से वो स्टेप्स होंगे जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, ये सारे चीजें हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च में करने होंगे। यानी कि हमें बेसिकली कुछ गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को बनाने होंगे जिसके मदद से जो भी रिसर्च में हेल्प करने वाले हैं, जो भी रिसर्च में लोग आने वाले हैं, वो सारे चीजें ये प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि हमें एक जैसा डाटा मिले। यहाँ पर एक इंसान इंटरव्यू ले रहा है, कोई इंसान क्वेश्चनर से डाटा कलेक्ट कर रहा है, इस तरीके से नहीं होगा। हमें पहले से एक स्टैंडर्ड तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस तैयार करने होंगे डाटा कलेक्शन के, और एनालाइज भी किस तरीके से करेंगे इसको भी हमें पहले से ही स्टैंडर्डाइज करके रखना होगा। फिर हम आएंगे पायलट स्टडी एंड यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड अदर मेथड। अब पायलट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है रिसर्च में। पायलट स्टडी यानी कि हमारा जो भी रिसर्च का डिजाइन हमने बनाया है, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स है, ये सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही है। हम जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके एनालाइज करेंगे वो सारे मेथड सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हमें इंश्योर कैसे होगा। हम जब कोई रिसर्च कंडक्ट करने जाएंगे तब अचानक से हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या फिर कोई भी दिक्कत आ सकती है, तब हम रिसर्च को रिवर्सल वापस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हमारा पैसा भी बहुत सारा बर्बाद हो सकता है। इस वजह से हम छोटा एक सैंपल लेते हैं, उसके द्वारा हम पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं। यानी कि हमारा जो भी टेक्निक्स टूल्स है, इन सारे चीजें सही है कि नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। ये पायलट स्टडी के द्वारा हम हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स, मेथड, ये सारे चीजों को देखते हैं, इनको थोड़ा यूज करके देख लेते हैं कि हमारा मेथड सही से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर जब हम पायलट स्टडी में देखते हैं कि नहीं, हमारा सारा चीजें सही तरीके से, सही ढंग से काम कर रहे हैं, तब हम जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर डाटा कलेक्शन जो स्टेप है वहां पर जाते हैं। यहाँ पर हम पूरी की पूरी जो हमारा यूनिवर्स होता है, जिनसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, उनसे जाकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेथड और प्रोसीड्यूर्स यूज करते हैं जो पहले से ही हमने एस्टेब्लिश करके रखी है, इनके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है जो हमें हेल्प करेंगे। यहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, सिस्टमेटिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं
जिनके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हमारा स्टेप होता है डाटा कलेक्शन के बाद एनालाइजिंग डाटा। ये जो डाटा को हमने कलेक्ट किया है इसको हमें एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम स्टेटिस्टिकल मेथड के द्वारा या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक के द्वारा इस डाटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, इनको हम ये जो रिजल्ट हमें मिली है इसको एनालाइज करके इसका एक पैटर्न निकालते हैं, कौन सी डाटा के साथ रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइजिंग डाटा में करते हैं। फिर हमारा होता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब इंटरप्रिटेशन में जो भी हमने एनालाइज किया है डाटा को, इसको हम इंटरप्रीट करते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है, हमने क्या क्या फाइंडिंग्स पाई है, यहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम इंटरप्रीट करते हैं। हमारा रिजल्ट किस तरीके का है ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस किस तरीके से काम किया है, यहाँ पर जो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनके बीच में क्या रिलेशन निकल कर आया है, ये सारी चीज़ें हम इंटरप्रीट करते हैं। फिर फाइनली हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ये जो हमने रिसर्च कॉन्डक्ट की है इसका रिजल्ट क्या आया है, इसको हम किस तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं, जहां पर हमारा इंट्रोडक्शन से लेकर हमारा मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम एक साथ एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमारा आखिर में फाइंडिंग्स क्या आया है, हमने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो की है। इस वजह से रिपोर्ट राइटिंग का भी कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है। जो भी रिसर्च कर रहा है उसके पास रिपोर्ट राइटिंग के स्किल्स होने ज़रूरी होते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स है इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम में, जैसे इग्नू के एग्जाम है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा 10 स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो ये सारे स्टेप्स को आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन के बारे में। हमने अभी तक 10 स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा है, इनका फंक्शन क्या है। ब्लैक एंड चैंपियन ने 3 फंक्शन के बारे में बात की है। पहला है रिसर्च डिजाइन हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हमारा रिसर्च एक्टिविटी किस तरीके का होगा, हम रिसर्च स्टेप्स एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज को इंक्लूड करने वाले, कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने वाले हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट हमें तैयार करके देता है। यहाँ पर रिसर्च का लिमिट और स्कोप को डिफाइन करने में भी मदद करता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के वजह से हमारा लिमिटेशंस क्या है, हम कौन सी चीज़ों के ऊपर, कौन सा हमारा स्कोप है जिसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, ये भी हमें रिसर्च डिजाइन बताता है। फिर रिसर्च डिजाइन के द्वारा हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसके हमें पहले से ही जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आने वाली है रिसर्च में, इसको हम एड्रेस कर पाए, इसको हम पहले से ही बात कर सके, जिसके बारे में जो हम जब रिसर्च करने वाले हैं उस प्रोसेस में हमारा प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे उसको हम पहले से ही देख पाए और उसे हमें किस तरीके से टैकल करना है, इसका टेक्निक और मेथड हम पहले से ही एक बना के रख दे। इस वजह से रिसर्च डिजाइन के ये जो फंक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें रिसर्च को समझने के लिए। अब देखते हैं पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। ये जो रिसर्च डिजाइन है इसको हम प्रिपेयर किस वजह से करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है। मैनहीम ने 5 तरीके का पर्पस के बारे में बात की है। यहां पर जो मेन पहला पर्पस है वो है टू गैदर सफिशिएंट एविडेंस। अब यहाँ पर हम जब भी रिसर्च करते हैं तो कुछ हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं, कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा हमें कुछ सफिशिएंट एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा हमारा हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर पाए, यानी कि हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है, इसको हम पहले से ही चेक कर पाए। इसके वजह से रिसर्च डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा जो रिसर्च है वहाँ पर हमारा कुछ करेक्ट प्रोसीड्यूर्स होने चाहिए। जो भी हमारा चीज़ें है, सब्जेक्ट मैटर है और रिसर्च प्रोसीड्यूर है, वो इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारे चीज़ों को समझने के लिए रिसर्च डिज़ाइन ज़रूरी है।
फिर यहाँ पर जो भी इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशंस है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर जब हम कोई रिसर्च को करेंगे तो इनके वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है कि नहीं है, ये सारे चीज़ें हमें रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा ही पता चलता है। रिसर्च डिज़ाइन के वजह से ही हम पायलट स्टडी के बारे में जानते हैं, यानी कि पायलट स्टडी के द्वारा हम पहले से ही फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। पायलट स्टडी के द्वारा हमारा रिसर्च में क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे, कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। तो रिसर्च डिज़ाइन का एक पर्पस होता है पायलट स्टडी करना, जिसके द्वारा हमारा पूरी की पूरी रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरीके से चलेगा ये हमें पहले से ही फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है वो है इकोनोमाइज ऑन टाइम एंड रिसोर्सेस। यहाँ पर हम पहले से ही एक अगर सही तरीके का टेक्निक्स और मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा पैसा भी इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से डाटा कलेक्शन टेक्निक्स हमें पहले से ही पता होना चाहिए, हमें पहले से ही किस टाइम पर रिसर्च करना चाहिए, कौन से लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। हम पहले से ही एक रिसर्च डिज़ाइन में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए, पैसा भी बच जाए और रिसोर्सेस का हम फुल्ली यूज़ कर पाए। तो ये जो 5 पर्पसेस है इसके बारे में बात की है मैनहीम ने। तो आज का ये जो क्लास है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई क्लास की ज़रूरत हो तो कमेंट करके आप वो भी बता सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।